बच्चों, फिजियोग्राफिक फीचर्स एंड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। इसमें हम देखेंगे कि तटवर्ती मैदानों का निर्माण किस तरह से हुआ है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इसी तरह से द्वीप कौन कौन से हैं, इनकी निर्माण प्रक्रिया क्या रही है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तथा इनकी अन्य जानकारी और इस चैप्टर से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखेंगे और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं तटीय मैदान की ओर। तो भारत एक प्रायः द्वीप है जो 3 ओर जल से घिरा है, और चूंकि इसका दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के रूप में सागर में निकला हुआ है, इसलिए इसके 2 तट हैं, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। दोनों तटों की निर्माण प्रक्रिया लगभग समान है, लेकिन तटों की चौड़ाई निर्भर करता है समुद्री लहरों के प्रभाव और निक्षेपित किए गए नदी के मलबों पर। आप पश्चिमी तट की अगर चर्चा करें सबसे पहले, तो मैं बता दूं कि पश्चिमी तट का विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन यह पश्चिमी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण पश्चिमी नर्मदा और ताप्ती को अगर छोड़ दें तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां करती हैं, और ये नदियां अपने साथ एक तो बृहत मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में मलबा नहीं ले जाती हैं, और दूसरा अगर जो भी मलबा ले जाती हैं वो तीव्र ढलान से एकाएक उतरती हैं तो सागर में ही गिरती हैं, तो अपनी युवावस्था में सागर में गिरती है, इसलिए इनमें मलबा की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। और दूसरी बात कि इनका प्रवाह वेग ज़्यादा होता है, इसलिए सागर में काफ़ी दूर तक ये निकल जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अरब सागरीय लहरें काफ़ी सशक्त और तीव्र हैं, जिसके चलते नदियों द्वारा निक्षेपित किए गए मलबों को बहा ले जाती है। यही कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, इनके द्वारा डेल्टा का जमाव नहीं हो पाता है। तो इस तट को अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है पश्चिमी तटीय मैदान को। पहला है आपका गुजरात का मैदान, जो कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में पहला है। दूसरा है कोंकण का मैदान, जो कि दमन से गोवा के बीच में फैला है। तीसरा है कन्नड़ का मैदान, जो कि गोवा और मंगलोर के बीच में फैला है। और चौथा है मालाबार का मैदान, जो कि मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में फैला है। मैं यहीं पर बता दूं कि हाल के दिनों में भूगोल प्रश्न के अंतर्गत, भूगोल पत्र के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव रूप में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार जो है, मतलब उसके भाग जो हैं किस हिस्से में किस नाम से जाने जाते हैं। मालाबार तट की चर्चा हो गई है, तो मैं बता दूं कि मालाबार सबसे दक्षिणी तटीय मैदान है, जिसके किनारे पर कयाल्स जैसी संरचना पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। और इन कयालों में नौकायन होता है, नौका की प्रतियोगिता होती है, लोग इन कयालों के माध्यम से जल परिवहन कर सामान की ढुलाई करते हैं। अब रहा सवाल कि इन तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा चौड़ा यह नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है, जो कि 80 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ाई है। जबकि सबसे संकरे पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो कन्नड़ तटीय मैदान है। मालाबार पर कयाल और लेगुन की प्रधानता है। इसके अलावा और भी दूसरी बातें हैं, वो ये कि पश्चिमी तटीय मैदान चूँकि ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, नदियों का निक्षेपण यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए एक विस्तृत कृषि क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। फिर भी इन तटीय मैदानों में नारियल की खेती, केला की खेती, चावल की खेती, सुपारी की खेती बागानी कृषि के अंतर्गत की जाती है। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई की अगर बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान पर ज़्यादा है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा। विशेष रूप से काठियावाड़, गुजरात, कोंकण के समीप के तट, ये सब ज़्यादा, यहाँ के मग्न तट जो है वो ज़्यादा चौड़े हैं। गोवा और केरल तक इनकी चौड़ाई
गोवा से केरल के बीच में इसकी चौड़ाई धीरे धीरे मगन तटों की कम होती जाती है। तो अब रहा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान स्वर्णरेखा से नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और ऐसे तो कहा जाता है कि नदी मैदान का पर्याय होती है और मैदान बिना नदी के नहीं होता है। नदी और मैदान में बड़ा सीधा संबंध पाया जाता है, क्योंकि मैदानों का विश्व के अधिकांश मैदान नदियों द्वारा ही निर्मित है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान भी नदी के साथ साथ समुद्री निक्षेपण की क्रिया से निर्मित है। जितने तटीय मैदान हैं वहाँ पर नदी के साथ साथ समुद्री निक्षेपण की क्रिया जरूर मिलती है। तो लेकिन इस क्षेत्र में, खास करके पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में, नदी निक्षेप पश्चिमी तट की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के सागरीय लहरें उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं कि इन नदियों द्वारा निक्षेपित मलबों को दूर हटा ले जाए। दूसरी बात कि नदियों द्वारा नदियाँ इस हिस्से में गिरने वाली नदियाँ लंबी दूरी तय करके आती हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, ढाल अत्यंत कम है और मलबों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान पर निक्षेपण की क्रिया बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके कारण पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़े पाए जाते हैं। ज़्यादा चौड़े होने के कारण इस पूर्वी तटीय मैदान में बड़े पैमाने पर अन्न की खेती होती है, खास करके चावल की खेती। चूँकि तमिलनाडु का मैदान सबसे ज़्यादा चौड़ा है और कृष्णा के डेल्टा द्वारा बनाया गया है। कृष्णा कावेरी इधर आंध्रा में बनाते हैं, तो कृष्णा कावेरी के डेल्टा द्वारा निर्मित यह मैदान काफ़ी चौड़ा है और बड़े पैमाने पर अन्न की खेती होती है। इसीलिए तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहते हैं। साथ ही इस मैदान का नामकरण भी किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी हिस्से में कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि उत्तरी हिस्से में उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। साथ ही अगर हम दोनों तटों पर निमज्जन और उत्थान की अगर बात करें, तो जहां मुंबई के पास निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, वहीं कच्छ के पास पश्चिम तटीय मैदान में उन्मज्जन के प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान में पांडिचेरी के निकट निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच एक और बड़ा अंतर है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर सामान्यतः सभी बंदरगाह प्राकृतिक पोताश्रय हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर विशाखापत्तनम को छोड़कर अन्य बंदरगाह जितने हैं वो सभी कृत्रिम बंदरगाह हैं। खैर, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान में एक और ख़ास बात है कि इसमें मैदान के समुद्र के निकटवर्ती भाग में बालू के ढेरों की श्रृंखला मिलती है, जिसके चलते चिल्का और पुलिकट जैसी झीलों का निर्माण भी हुआ है। समुद्री लहरें इन ढेरों को जमा करती हैं और इन्हीं ढेरों के जमा होने के चलते चिल्का और पुलिकट झील का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कृषि क्षेत्र ज़्यादा है, निक्षेपण विस्तृत क्षेत्र में मृदा निक्षेपण के कारण, और दूसरी कि इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है। कृषि उत्पादकता पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है। इसी में तो यहाँ से एक प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते रहे हैं। अब चर्चा करते हैं द्वीप समूहों की। तो भारत में कुल 247 द्वीप हैं। इनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अन्य 43 द्वीप जो हैं अरब सागर तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में सबसे बृहत द्वीप समूह जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर हम निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के समय ही पहाड़ी रूप में हुआ था और इसीलिए कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री पहाड़ियां हैं जिसके शिखर समुद्र से बाहर निकल जाने के कारण इस द्वीप का निर्माण हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की में सबसे ऊंची चोटी जो है अंडमान में वो है सैडल पीक, जबकि निकोबार में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धुलियार। सैडल पीक की ऊंचाई जहां 738 मीटर है, वहीं धुलियाल की ऊंचाई 642 मीटर है। अगर हम
पास की बात करें तो डंकन पास जो है वो छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करता है। इसी तरह से भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि 6 डिग्री 30 मिनट पे है वो इंदिरा पॉइंट है और यह ग्रेट निकोबार में है। इसी तरह से 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की बातें थी इन द्वीपों को अलग करने वाले चैनल्स को लेकर, अक्षांश रेखा को लेकर, जो कि एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछे जाते रहे। अब रहा सवाल कि यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये विषुवत रेखा के काफी करीब है, इसलिए विषुवत रेखीय जलवायु रखता है। इसी तरह से महान निकोबार जो है वो छोटा निकोबार मतलब कार निकोबार के दक्षिण में चिलांजोंग, चनुमता, टेरेसा, कमोरटा, कुचाल, नानकरोडी, ट्रिकेंट ये सब द्वीप हैं। इन द्वीपों के दक्षिण में महान निकोबार के बीच छोटा निकोबार द्वीप समूह स्थित है। छोटा निकोबार द्वीप समूह महान निकोबार से सोमबरोरो चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो हाँ, इसके बारे में एक और ख़ास बात यह है कि भारत की प्राचीनतम जनजातियाँ इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रहती हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये सिंपल सा सवाल कई एग्जाम में आ चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि बंगाल की खाड़ी के इस द्वीप समूह का निर्माण विवर्तनिक क्रिया के कारण हुआ है, हिमालय के निर्माण के दौरान। दूसरा, कुछ द्वीप समूह ऐसे हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में जो कि गंगा नदी के गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित हैं और इन्हीं के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप के द्वारा ये बने हुए हैं। जैसे गंगा सागर, आपको गंगा सागर जो द्वीप है ये हुगली से 20 किलोमीटर की दूरी पे लंबाकार सागर द्वीप है, इसको गंगा सागर कहते हैं। हाल ही में इसी से कुछ दूरी पर एक और नए द्वीप का निर्माण हुआ है जिसका नाम है न्यू मूर, और बांग्लादेश भारत के बीच यही न्यू मूर द्वीप अधिकार को लेकर विवाद का क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगा सागर किस सागर में स्थित है, न्यू मूर किस द्वीप को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच विवाद है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब हम हरिकोटा द्वीप की बात कर लें तो हरिकोटा एक प्रवाल निर्मित द्वीप है जो नेल्लोर के पास स्थित है। इसी तरह से पुलिकट जो है एक वलयाकार झील है जो हरिकोटा द्वीप द्वारा समुद्र से अलग होती है। खैर अब हम चलते हैं अरब सागरीय द्वीप। तो अगर अरब सागरीय द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप का राजधानी जो है कवरत्ती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। खैर तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और सबसे बड़ी बात कि यह प्रवाल से निर्मित द्वीप है और यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है। आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है लक्षद्वीप, प्रवाल निर्मित द्वीप है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें तो मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। हाँ, मैं यहाँ बता दूँ कि बैरन द्वीप और नारकोंडन द्वीप अरब सागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है। और दूसरी बात हाँ कि बंगाल की खाड़ी के जितने द्वीप हैं अरब सागरीय द्वीप की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत हैं, बड़े हैं और ज़्यादा आबादी वाले हैं। खैर तो इस तरह से इन द्वीपों के ऊपर द्वीपों की ये जानकारी थी और इन्हीं से संबंध ये इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, महान निकोबार और लघु निकोबार को कौन अलग करता है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। इसी तरह से आपसे ये चैनल कौन सा चैनल किन किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, ये बराबर पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात
कि किस द्वीप का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ था, कौन सा द्वीप किस सागर में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपको प्रवाल द्वीप निम्न में से कौन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव रूप में। इसी तरह से द्वीपों के संबंध में, द्वीपों का को लेकर किन किन देशों के बीच में विवाद है, ये भी क्वेश्चन का इधर हाल फिलहाल में पूछे जाते रहे हैं। इसी तरह से इंटरव्यू द्वीप है और एंडरसन द्वीप, इसका निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। तो जानकारी अगर रोचक लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको जानकारी दे सकता हूं और आप हमें सब्सक्राइब और लाइक दे सकते हैं। थैंक यू।